कभी सोचा है कि किसी राज्य में ये जो विधान परिषद होती है, मतलब वो दूसरा सदन, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो कैसे अचानक से बन जाती है या फिर गायब हो जाती है? क्या ये पूरा फैसला राज्य का होता है या इसमें मतलब केंद्र सरकार का भी कोई बड़ा रोल है? ये सवाल अक्सर फंसा देता है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और हमारा गाइड होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169, आर्टिकल 169। हमारे पास कुछ नोट्स और व्याख्याएं हैं जो इस पूरी प्रक्रिया पर काफी रोशनी डालते हैं। और लगता है ये सिर्फ एक कानूनी धारा नहीं है, इसमें राजनीति और वो जो केंद्र राज्य संबंध है उसकी भी कई परतें छिपी हुई लगती हैं। तो आज का हमारा मिशन है आर्टिकल 169 के पीछे की कहानी, ये काम कैसे करता है और आज के समय में इसका क्या मतलब है उसे समझना। चलिए इन दस्तावेजों के आधार पर इसकी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये अनुच्छेद बड़ा दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे संविधान ने राज्य की इच्छा और संसद के अधिकार के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। और जैसा आपने कहा, आजकल ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये अक्सर राजनीतिक सुर्खियों में भी रहता है। तो ये समझना वाकई जरूरी है कि ये विधान परिषदों का भविष्य तय कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बुनियादी बात से। ये जो नोट्स हैं हमारे पास, इनके मुताबिक आर्टिकल 169 आखिर कहता क्या है? अगर मैं इसे मतलब बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूं तो संसद यानी हमारी पार्लियामेंट कानून बनाकर किसी भी राज्य में विधान परिषद बना सकती है, और अगर पहले से है तो उसे खत्म भी कर सकती है। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है। हाँ, सुनने में सीधा है, लेकिन इसमें एक बड़ा लेकिन है। अच्छा। जैसा कि इन व्याख्याओं में साफ लिखा है, संसद ये अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। इसके लिए जरूरी है कि पहले उस राज्य की विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे कहते हैं, वो एक खास तरह का प्रस्ताव पास करे। हाँ, नोट्स में भी इसे सीधे तौर पे कहा गया है, राज्य बोले संसद करे। ये खरम बहुत महत्वपूर्ण लगता है। बिल्कुल। और वो प्रस्ताव भी कोई साधारण प्रस्ताव नहीं होता। यहाँ बारीकी समझना जरूरी है। राज्य विधानसभा को वो प्रस्ताव अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पास करना होता है, जिसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। और साथ ही उस दिन सदन में जितने सदस्य उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन भी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी। ओह, मतलब ये विशेष बहुमत हुआ। ये तो काफी मुश्किल होगा पास कराना। हाँ, ये मानक काफी ऊंचा रखा गया है, जानबूझकर। जब राज्य विधानसभा इस मुश्किल पड़ाव को पार कर लेती है, तब गेंद जाती है संसद के पाले में। अच्छा, फिर केंद्र का रोल आता है। जी, फिर संसद में एक बिल यानी विधेयक पेश किया जाता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या? कि संसद में इस बिल को पास करने के लिए किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती। अरे, मतलब राज्य में इतनी मुश्किल और संसद में आसान? हाँ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इसे सिर्फ साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से ही पास करना होता है। यानी जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें आधे से ज्यादा का समर्थन काफी है। और फिर जब दोनों सदनों से ये बिल पास हो जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देते हैं, तब जाकर वो कानून बनता है। और उसी कानून के जरिए या तो नई विधान परिषद बन जाती है या जो मौजूदा है वो समाप्त हो जाती है। अच्छा। एक और अहम बात जो इन दस्तावेजों से निकल कर आती है, इस पूरी प्रक्रिया के लिए संविधान में संशोधन मतलब अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओह, ये तो महत्वपूर्ण है। मतलब आर्टिकल 368 वाली प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ती। बिल्कुल नहीं। ये काम एक सामान्य कानून के जरिए ही हो जाता है। ये इसे संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया से अलग करता है। अच्छा, ये प्रक्रिया तो अब काफी साफ हो गई। और इन नोट्स में ये भी बताया गया है कि अभी मतलब 2025 तक भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। लेकिन ये भी लिखा है कि कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और राजस्थान ने परिषद बनाने के प्रस्ताव पास तो कर दिए हैं, पर मामला अभी संसद में ही कहीं अटका हुआ है। इस पर हम बाद में जरूर लौटेंगे, पर पहले ये सवाल मन में आता है, जैसा कि नोट्स में भी इशारा है, कि आखिर संविधान बनाते समय इतनी मतलब लचीली व्यवस्था क्यों रखी गई? क्यों नहीं सभी राज्यों के लिए इसे जरूरी कर दिया या फिर पूरी तरह खत्म ही कर देते? ये सवाल हमें सीधा संविधान सभा की बहसों तक ले जाता है। जो जानकारी हमारे पास है, उसके अनुसार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस पर काफी स्पष्ट विचार रखे थे।
उनका मानना था कि भारत जैसा विविध देश है, यहाँ हर राज्य की जरूरतें अलग हो सकती हैं। कुछ बड़े राज्यों को शायद दूसरे सदन की जरूरत महसूस हो, ताकि विधेयकों पर ज्यादा गहराई से विचार हो सके, या फिर अलग अलग फील्ड के जो विशेषज्ञ हैं उनको प्रतिनिधित्व मिल सके। हाँ, जैसे वो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान वाले। बिल्कुल। वहीं हो सकता है छोटे राज्यों के लिए ये सिर्फ एक गैर जरूरी खर्चा लगे, है ना? इसलिए इसे वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल रखा गया। राज्य चाहें तो अपनाएं, चाहे तो हटा दें। लेकिन फिर संसद का रोल क्यों रखा? अगर राज्य की जरूरत है तो बस राज्य ही तय कर लेता। हाँ, लेकिन संविधान निर्माता पूरी तरह से इसे राज्यों की इच्छा पर भी नहीं छोड़ना चाहते थे। अंतिम फैसला लेने का अधिकार संसद को दिया गया। इसके पीछे सोच ये थी कि राज्य अपनी जरूरत बताएं, ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक यूनिफॉर्मिटी, एक नियंत्रण भी बना रहे। अच्छा, मतलब एक चेक और बैलेंस जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। इसीलिए संसद की मंजूरी को अनिवार्य बनाया गया। ये भारत का जो क्वाजी फेडरल या अर्ध संघीय ढांचा है, उसका एक उदाहरण है, जहां शक्तियां केंद्र और राज्यों में बंटी तो हैं, पर कुछ मामलों में केंद्र का पलड़ा भारी रहता है। ये जानबूझकर किया गया डिजाइन था, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो और सेंट्रल ओवरसाइट भी। यहीं से बात अब और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। जैसा कि ये स्रोत इशारा कर रहे हैं, आजकल ये जो आर्टिकल 169 है, इसका इस्तेमाल सिर्फ प्रशासनिक या विधायी जरूरत के हिसाब से नहीं हो रहा, बल्कि ये काफी हद तक राजनीतिक समीकरणों और रणनीतियों का हिस्सा बन गया लगता है। इससे पहले कि हम हाल के उदाहरणों पर जाएं, शायद ये समझना भी जरूरी है कि विधान परिषद होने या न होने के पक्ष विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, क्योंकि इसी से शायद राज्यों के फैसलों के पीछे की राजनीति समझ आएगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। विधान परिषद के जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि ये विधानसभा द्वारा जल्दबाजी में पास किए गए कानूनों पर एक तरह से ब्रेक का काम करती है, उन पर दोबारा विचार करने का मौका देती है। हाँ, एक सेकंड ओपिनियन जैसा। बिल्कुल। और ये भी तर्क दिया जाता है कि इसमें, जैसा आपने कहा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ मनोनीत होकर आ सकते हैं, जिनका ज्ञान विधायिका के लिए उपयोगी हो सकता है और जो शायद सीधे चुनाव लड़ना न चाहें। इसे हाउस ऑफ एल्डर्स या विचारकों का सदन भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गए फायदे, लेकिन नुकसान भी तो होंगे। हाँ, आलोचना भी कम नहीं होती। आलोचक कहते हैं कि ये सिर्फ एक गैर जरूरी खर्चा है, खासकर उन राज्यों के लिए जिनके पास संसाधन कम है। इसे अक्सर पॉलिटिकल पार्किंग लॉट भी कहा जाता है, मतलब जहां हारे हुए नेताओं या पार्टी के वफादारों को एडजस्ट कर दिया जाता है। ये आरोप तो सुना है। और ये भी आरोप लगता है कि ये विधायी प्रक्रिया को धीमा कर सकता है और कई बार विधानसभा के फैसलों में अड़ंगा लगा सकता है, खासकर तब जब दोनों सदनों में अलग-अलग दलों का बहुमत हो। अच्छा, तो ये हैं पक्ष और विपक्ष के तर्क। हाँ। अब अगर हम हाल के उदाहरणों को देखें जो हमारे नोट्स में दिए गए हैं, तो ये राजनीतिक पहलू और ज्यादा उभर कर सामने आता है। हाँ। जैसे आंध्र प्रदेश का मामला है। जानकारी के अनुसार वहां की विधानसभा ने 2020 में विधान परिषद को खत्म करने का प्रस्ताव भारी बहुमत से पास कर दिया था। वजह बताई गई थी कि परिषद सरकार के कुछ अहम बिलों को रोक रही थी, लेकिन वो प्रस्ताव आज भी संसद में लंबित पड़ा है, मतलब अटका हुआ है। हाँ। दूसरी तरफ राजस्थान है। वहां की विधानसभा ने 2023 में फिर से 2/3 बहुमत से एक नई विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पास किया, लेकिन ये मामला भी आगे नहीं बढ़ा है। ये भी संसद में अटका हुआ है। और पश्चिम बंगाल का भी जिक्र है। नोट्स बताते हैं कि 2024 में वहां की विधानसभा ने भी विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पास किया। हाँ। लेकिन जैसा स्रोत में बताया गया है, कथित तौर पर केंद्र सरकार ने इस पर आगे कार्रवाई नहीं की है। ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि राज्य विधानसभा की स्पष्ट इच्छा के बावजूद प्रक्रिया रुक सकती है। ऐसा क्यों? हाँ, और यहीं पर वो राजनीतिक खेल नजर आता है जिसका जिक्र स्रोत कर रहे हैं। जब कोई राज्य सरकार, मान लीजिए जहां केंद्र में जो पार्टी है उसकी विरोधी पार्टी का शासन है, वो विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव भेजती है, तो अक्सर देखा गया है कि केंद्र सरकार उस पर धीमी गति से काम करती है या उसे ठंडे बस्ते में डाल देती है, जैसा पश्चिम बंगाल के मामले में आरोप लग रहा है। इसके पीछे शायद ये सोच हो सकती है कि विरोधी दल को परिषद के जरिए अपने और नेताओं को स्थापित करने का मौका न दिया जाए। अच्छा, ये तो बनाने की बात हुई, खत्म करने वाले प्रस्ताव क्यों अटकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का? हाँ, जब कोई राज्य सरकार परिषद को खत्म करना चाहती है, जैसे आंध्र
आंध्र प्रदेश में हुआ, तो उसके पीछे अक्सर वजह ये होती है कि परिषद सरकार के काम में बाधा डाल रही है या सरकार उसे सिर्फ एक खर्चीला बोझ मानती है। ऐसे में अगर केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार हो तो शायद प्रक्रिया तेज हो जाए, लेकिन अगर अलग-अलग दल हों तो केंद्र शायद विपक्ष के दबाव में या दूसरे राजनीतिक कारणों से उस पर फैसला लेने में देरी करे। विपक्ष अक्सर ऐसे कदमों को लोकतंत्र पर हमला या नियंत्रण और संतुलन को खत्म करने की कोशिश बताता है। मतलब पूरी तरह से राजनीतिक मामला बन जाता है ये। एक रस्साकशी का एक और मैदान बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 में एक मामले में इस पर टिप्पणी की थी। अदालत ने साफ किया कि अंतिम अधिकार बेशक संसद का है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन राज्य विधानसभा का प्रस्ताव एक अनिवार्य पहली शर्त है। संसद अपनी मर्जी से ना तो परिषद बना सकती है ना खत्म कर सकती है। राज्य की पहल जरूरी है। लेकिन पहल के बाद क्या होगा ये साफ नहीं है। हाँ, राज्य की पहल के बाद संसद कब और कैसे कार्यवाही करेगी, इस पर अभी भी काफी हद तक राजनीतिक विवेक हावी लगता है। इस पूरी प्रक्रिया को और बेहतर समझने के लिए हमारे नोट्स में जम्मू कश्मीर विधान परिषद का एक केस स्टडी दिया गया है। ये दिखाता है कि ये अनुच्छेद असल में कैसे लागू हुआ है। हाँ, ये मामला काफी स्पष्ट करता है। जानकारी के मुताबिक 1957 में संसद ने जम्मू और कश्मीर विधान परिषद अधिनियम 1957 पास करके वहां विधान परिषद की स्थापना की थी। अच्छा, 1957 में? हाँ, और ये निश्चित रूप से तत्कालीन राज्य सरकार की मांग और विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 169 के तहत पारित प्रस्ताव के बाद ही हुआ होगा। उस समय राज्य को दूसरे सदन की जरूरत महसूस हुई होगी। फिर कई दशक बाद 2019 में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जब संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया, जिसने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। हाँ, वो तो बड़ा बदलाव था। उसी कानून के तहत जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को समाप्त भी कर दिया गया। स्रोत बताते हैं कि ये कदम भी अनुच्छेद 169 के तहत ही उठाया गया, हालांकि ये एक बहुत बड़े संवैधानिक और राजनीतिक बदलाव का हिस्सा था। तो मतलब संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया इसे खत्म करने के लिए। हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि जम्मू कश्मीर, जो अब विधानसभा वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ विधान परिषद का अस्तित्व खत्म हो गया। ये उदाहरण दिखाता है कि संसद इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है और करती भी है, खासकर जब बड़े राजनीतिक या प्रशासनिक पुनर्गठन हो रहे हों। लेकिन ये भी रेखांकित करता है कि ये प्रक्रिया कितनी राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकती है। तो हमने आर्टिकल 169 की प्रक्रिया समझी, उसके पीछे का इतिहास देखा और ये भी देखा कि आजकल ये कैसे राजनीतिक मैदान में इस्तेमाल हो रहा है। जम्मू कश्मीर का उदाहरण भी देखा। अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो क्या कहेंगे, ये अनुच्छेद आखिर है क्या? मुझे ये एक तरह का 2 चाबी वाला स्विच लग रहा है विधान परिषदों के लिए, है ना? पहली चाबी राज्य विधानसभा के पास है, वो प्रस्ताव पास करके स्विच ऑन या ऑफ करने की प्रक्रिया शुरू करती है। लेकिन अंतिम चाबी संसद के पास है, वही कानून बनाकर स्विच को फाइनल ऑन या ऑफ करती है, जैसा नोट्स में लिखा था। राज्य बोले संसद करे, ऊपरी सदन ऑन ऑफ। क्या ये सही समझ है? बिल्कुल, ये समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के उस अनोखे चरित्र को दर्शाता है जहां राज्य की स्वायत्ता, मतलब अपनी जरूरत के अनुसार दूसरा सदन चुनने की आजादी, और केंद्रीय निरीक्षण यानी संसद की अंतिम स्वीकृति की जरूरत, इसका एक संतुलन साधने की कोशिश की गई है। ये दिखाता है कि हमारे संघीय ढांचे में खासकर ऐसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलावों के लिए राज्य और केंद्र दोनों की भूमिका जरूरी है। लेकिन ये संतुलन बिगड़ता हुआ दिख रहा है आजकल। हाँ, जैसा कि हमने देखा, ये संतुलन व्यवहार में अक्सर राजनीतिक खींचतान का शिकार हो जाता है। विधान परिषद बनाने या हटाने के प्रस्ताव सालों तक संसद में लंबित रह सकते हैं, जिससे राज्यों की विधायिका की इच्छा का अनादर होता हुआ प्रतीत होता है। ये स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है और यहीं पर एक विचारणीय बिंदु उभरता है जो शायद आगे की सोच के लिए है। जिस तरह से आर्टिकल 169 की प्रक्रिया का क्रियान्वयन हो रहा है, जहां राज्य के स्पष्ट बहुमत वाले प्रस्ताव भी राजनीतिक कारणों से अटक जाते हैं, वो आज भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वास्तविक शक्ति संतुलन के बारे में क्या बताता है? क्या ये लचीलापन, जो मूल रूप से राज्यों की मदद के लिए बनाया गया था, अब उनके लिए एक बाधा या केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का एक और कारण बन गया है? ये महज एक प्रक्रियात्मक सवाल नहीं है, बल्कि हमारे संघीय लोकतंत्र के कामकाज से जुड़ा एक गहरा मुद्दा है। इस पर विचार किया जा सकता है।